आपका एजेंडा क्या है? देखिए, असम का हमारा जो मेन एजेंडा है उसमें हम जो युवा बेरोजगार हैं, जो पिछले 15 साल की कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी जो रेशियो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि खुदकुशी कर रहे हैं बेरोजगार बच्चे। तो हमारा मेन एजेंडा है इस वक्त असम में रोजगार को कैसे लेके आए, भारत सरकार की स्कीमें हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट राज्य सरकार के थ्रू हो, उसके लिए हम लोगों ने जो अभी पिछले कल से मैं आज हूँ, आज भी मैंने कई बड़े अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई है, जो हमारे संघ के बड़े अधिकारी हैं, मैंने उनसे अपनी बात रखी है और मेन एजेंडा है कि विकास और युवाओं के लिए रोजगार। अभी बीजेपी में जो है कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि बीजेपी आरएसएस चलाते हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच होती है करने जा रहे हैं, ये लोगों को आप क्या बोलते हैं? नहीं, देखिए, आरएसएस एक स्वतंत्र संगठन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। ऑफकोर्स बीजेपी उससे एफिलिएटेड है, बीजेपी उसका पार्ट है। मैं बिल्कुल उसमें कहीं कोताही और कोई किसी तरह का मुझे गुरेज नहीं है ये बात कहने में कि हम उसके पार्ट नहीं हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हो, जो सांप्रदायिकता से जहाँ सवाल उठता है कि हिंदू और मुस्लिम, तो मैं आपको एक इंसिडेंट मैं खुद आपसे ही सवाल करना चाहूँगा कि आप बताइए कि आरएसएस ने या भारतीय जनता पार्टी ने कोई बात ऐसी कही हो जिससे मुसलमानों को ठेस। हमारे प्रधानमंत्री का एक जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो सबका साथ और सबका विकास। हम उसी तर्ज पे काम करते हैं और हमारे आगे का भी इरादा है कि आने वाले जो टाइम में हम जो सबका साथ सबका विकास है उस नारे को हम पूरे हिंदुस्तान में तो उसका हम डंका बजा ही रहे हैं। हर राज्य में उसी के तर्ज पे काम हो रहा है, असम में भी ऐसे। लेकिन जो असम में दूसरे पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग बोल रहे हैं बीजेपी को आरएसएस चलाता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के पास खास करके असम में कांग्रेस के पास अब कोई काम नहीं रह गया। कांग्रेस के नेता को लोग भूलने लगे। उनके जो भ्रष्टाचार पिछले 15 साल के रहे हैं, जिन्होंने एक्चुअल तौर पे भ्रष्टाचार का जन्म दिया है, तो उनके पास कोई सवाल करने का हक नहीं, कोई काम नहीं है। तो वो जो बिल्कुल भोले भाले अच्छी जनता है उसको भड़काने का काम, उसको वर्गलाने का काम, उसको तरह तरह के गलत स्टेटमेंट दे के फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता आज की दशा पढ़ी लिखी है, वो बिल्कुल उनके चक्कर में नहीं है। 3 तलाक के बारे में देखिए, 3 तलाक के लिए मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे संगठन की राय, हमारे आदरणीय इंद्रेश जी का जो संदेश है, जो यहाँ जमात उलमा आसाम साहब रहमान साहब के नेतृत्व में सारे लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें मैं स्पष्ट कह दूँ कि 3 तलाक बिल्कुल नहीं है। चाहे वो कुरान के हवाले से आप कहें, चाहे वो शरिया के हवाले से कहें, चाहे वो हदीस के हवाले से, 3 तलाक का कोई मतलब नहीं बनता। 3 तलाक सिर्फ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के चंद मौलवी, चंद मौलाना, जिन्होंने अपनी बहुत ही समझ रखी थी, जिन्होंने अपने मुसलमानों को आज 40-45 साल से सिर्फ वोट बैंक की तरह समझा है, उन्होंने ये अमानवीय जो हरकत है 3 तलाक, जिसको हम अमानवीय अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, वो उन्होंने चला रखा है इस तरह का प्रचलन कि उनकी दुकान चलती रहे, उनका वर्चस्व बना रहे समाज में। जो अब वो वर्चस्व से भी उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है, उनका जो अपना एक सिस्टम था, क्योंकि जब आप सिर्फ झूठ और झूठ का प्रचार प्रसार करेंगे वो ज़्यादा दिन तक समाज, किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। और किसी भी समाज में इस तरह का प्रचलन डे बाई डे आप पूरे दुनिया का इतिहास उठा के देखेंगे तो वो ख़त्म हो जाता है। आप बताइए, जो 20 प्रोग्रेसिव 24 मुल्क हैं दुनिया के, उसमें या तो ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है या रेगुलेट किया गया है, जिसमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, पाकिस्तान, उसके अंदर भी ट्रिपल तलाक बैंड है, सऊदी अरब में बैंड है, मलेशिया में बैंड है, इंडोनेशिया में बैंड है। तो मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप उनसे ज़्यादा इस्लामिक हो? क्या आप उनसे ज़्यादा बड़ी सोच रखने लगे? सिर्फ इसलिए कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी, आप मुसलमानों को वर्गला के, अब क्योंकि कांग्रेस ने ये क्रिएट किया था मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को एक NGO के थ्रू, और वो अपने तरीके से मुसलमानों को अपने उसमें जो मेंबर भेजते थे उनके अपने लोग होते थे, उन्होंने एक सेट रूल बनाया। उस सेट रूल को आज का युवा मुसलमान बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा। वो जानता है कि इन सब चीज़ों से हमारा विकास नहीं होने वाला है, और जो मेन मुद्दा है हम उसको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बहनों तक हमारी ये टीम पहुँचेगी, जिसमें देखिए हमारे जाबाज, हमने वकील, हमने इंजीनियर, हमने
इस तरह के लोगों को बाबर साहब, रसनौर साहब, मुखलिस, ये वकील हैं, आसाम के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हमने इनको चूज़ किया है कि ये लोगों के बीच में जाए। मैं बेनज़ीर बहन का भी नाम लेना चाहूँगा, इसलिए कि औरतों के बीच में जाके उनको एजुकेट करें, और हमारा मेन मकसद है उनको एजुकेट करने का, इसलिए कि वो जानकारी हासिल करें, वो कुरान के बारे में जाने, वो शरिया के बारे में जाने। और हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, अपना शिक्षा के ऊपर, शिक्षा में कहीं ना कहीं मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ जो हमारे कुरान की भी शिक्षा लें और उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन में उनका ध्यान है, ये हमारा मकसद है। हालांकि देखा जा रहा है कि जो बेनजीर आफिल राज्य है, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि उसका प्रसार जो है RSS उसको जो मुस्लिम महिलाएं थे उनका बीजेपी में ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ बात हुआ उसको। देखिए, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने पिछले 20 और 25 साल से, जिनके पास सत्ता है, ये मैं अब आना चाहता हूँ, जो रकीबुल है नेता कांग्रेस और ये AIDUF के बदरुद्दीन, इन्होंने मुसलमानों की इतनी बद से बदतर हालत कर रखी है। इन्होंने अपने बच्चों को तो कॉन्वेंट एजुकेशन में पढ़ाई दी, अपने रिश्तेदारों को सरकारी ठेका दिया और करोड़पति बना दिया, और मुसलमानों को जो उनके अपने वोट बैंक थे, जो मुसलमान जिनको वो एजुकेट कर सकते थे, जो पढ़ा सकते थे, उनको नहीं पढ़ाया, क्योंकि उन्हें लगता था ये हाथ से निकल जाएंगे। तो जब बेनज़ीर जैसे, जब मुफ्ती उबैदुर रहमान जैसे, जब बाबरुद्दीन जैसे, रसनौर जैसे, लश्कर भाई जैसे लोग जब इस तरह की चीज़ों को लेकर सोसाइटी में जाएंगे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं, वो उनके खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि संघ में भी जो संघ के काम करने का तरीका है, जो संघ हमें शिक्षा देता है, जो हम आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के सानिध्य में जिस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं मुसलमानों के बीच में, आज से नहीं 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जब से स्थापना हुआ था, और उससे आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शहर हैं, जितने भी मंडल हैं, तालुका हैं, जनपद हैं, उसमें आपको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता मिलेंगे जो संघ के कार्यकर्ता कहे जाते हैं, और वो मुसलमानों के विकास के लिए, वो मुसलमान बहनों के एजुकेशन के लिए, वो मुसलमानों के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, जिन्होंने आसाम को बर्बाद किया, 35% मुसलमान होने के बावजूद भी बदरुद्दीन अजमल और रकीबुल जैसे नेता ने मुसलमानों के हाथ को हाशिए पे रखा। मैं उन मुसलमानों से आसाम में कहता हूँ, कभी तो उन्होंने असमीज मुसलमान, कभी बंगाली मुसलमान पे लड़ाई कराते रहे, और अपने